फिर शुरू करते हैं। सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आपका क्या है दोस्त मेरे, स्वागत है। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर बता दो। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जल्दी से बताओ। आरआरबी जेईई क्या सबके लिए है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? ए की बी किसी? जल्दी बता। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? प्रजनन के कारण, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। इसी के कारण जीन का उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीन का म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक के जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, जल्दी से बताओ। ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, ये अविषी पदार्थ की बनी होती है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बनी होती है। व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी की डी? जल्दी बता। ये गैर जैव निम्नीकरणीय है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय जो सड़ेगा, एक होता है गैर जैव निम्नीकरणीय जो नहीं सड़ेगा। तो कहते हैं उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, फेंक दिया जाता है उन्हें। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक के जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का बना होता है, मतलब यह सड़ता नहीं है। ये दोस्त मेरे सड़ता नहीं है, जो सड़ेगा वो निम्नीकरणीय है। आंसर बता दो इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एकदम सही है। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, कुछ दिन पहले आया था क्वेश्चन, तब भी अगर नहीं बना तो गड़बड़ बात है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी दोस्त मेरे गलत है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये सही है। 1 और 4 इज द राइट आंसर। कहीं पर तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं भी आया था लेकिन आया था। मॉथ्स और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने के लिए नेप्थलीन की गोलियां कहां से प्राप्त की हो जाती है? कोलतार से। एनसीईआरटी का सवाल है। कीड़ा को भगाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं नेप्थलीन की गोलियां कहां से प्राप्त होती है? कोलतार से। कहां से प्राप्त होती है दोस्त मेरे? कोलतार से प्राप्त होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, ऊर्ध्वपातित पदार्थ के रूप में, ऊर्ध्वपातित पदार्थ के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं, जो ठोस से सीधे गैस में बदलता है, उसमें नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, कपूर है। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर। कल भी टेस्ट जारी रहेगा दोस्त मेरे। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर, गंधक, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कपूर, गंधक, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ के उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थ के उदाहरण हैं। मौत यानी कीड़ा को प्रतिकर्षित करने के लिए जो नेप्थलीन की गोली है वो कहां से बनता है? कोलतार से बनता है। टेक्नीशियन का टेस्ट कल होगा। कोयला को जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। कोयला को जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। और जीवाश्म ईंधन में सबसे ज्यादा तो एंथ्रासाइट, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट और उससे कम पिट होता है। सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, इसमें सबसे अधिक कार्बन होता है। इसमें सबसे अधिक जो होता है दोस्त मेरे वो कार्बन होता है। सबसे अधिक जो होता है वो कार्बन होता है। सबसे अधिक कौन होता है दोस्त मेरे? कार्बन होता है। सबसे अधिक कौन होता है दोस्त मेरे? कार्बन होता है। सबसे अधिक कौन होता है? कार्बन होता है। और ये नेप्थलीन की गोलियां कहां से मिलती है? कोलतार से। कोयला को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइड में, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट और उससे कम पिट होता है। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। 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 कोयला। अगला निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश का वह ऐसा इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 ये एलपी का इस बार का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है? जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? इसी को हम लोग 1 कूलम्ब कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? 1 कूलम्ब। आपको पता है 1 कूलम्ब आवेश या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻, कितना होता है? 18 होता है। 1 कूलम्ब या 1 एम्पियर आवेश में के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। n का मान हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और दोस्त मेरे ये जो बैक्वेरल है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। बैक्वेरल किसका मात्रक है? रेडियो सक्रियता का मात्रक है बैक्वेरल। सीमेंस जो है ये चालकता का मात्रक है। सीमेंस की अगर हम बात करें ये चालकता का मात्रक है। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का मात्रक है। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है। प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे? हेनरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है बैक्वेरल। सीमेंस बोले तो चालकता का ऐसा ही मात्रक। 1 कूलम्ब 1 एम्पियर में n का मान 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हेलो। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कहता है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? निस्यंदन विधि द्वारा। नाला का पानी जो शुद्धिकरण करते हैं, ये दोस्त मेरे पृथ्वी का सतह है, और ये नाला का पानी जो गिरता है ये अलग अलग लेयर में जो है ये छनते जाता है, अलग अलग लेयर में जो है ये छनते जाता है, अलग अलग लेयर में ये छनते जाता है। अब फिर चापाकल के द्वारा हम उसी पानी को क्या करते हैं? चापाकल के द्वारा हम उसी पानी को क्या करते हैं दोस्त मेरे? निकाल के पी लेते हैं। चापाकल के द्वारा उसी पानी को हम लोग निकाल के क्या करते हैं? पी लेते हैं। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? निस्यंदन विधि द्वारा। ये अविलेय पदार्थ जो है अलग अलग स्तर में छन जाते हैं और यही प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। निस्तारण होगा, चालन सबको पता है, हस्तचयन होगा नहीं। आंसर नाला का पानी निस्यंदन। ठोस अशुद्धि को अलग किया जाता है निस्यंदन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है एक समान बल्ब 6 वोल्ट, एक समान बल्ब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में, किस क्रम में दोस्त मेरे? समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा तीन एक समान बल्ब 6 वोल्ट के की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान इतना है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति का मान क्या हो जाएगा? P बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, समानांतर में है तो वोल्टेज समान होगा, V² R हो जाएगा। P बराबर V² बोले तो 6 का स्क्वायर अब बटा R। P बराबर V² R तो होगा नहीं, 3 एक समान बल्ब है ना, I दिया हुआ है, I दिया हुआ है तो P बराबर हो जाएगा VI। P बराबर VI, V का मान हो गया 6, I का मान हो गया 0.6, 6 के 36, 3.6 वाट इज द राइट आंसर। 3.6 वाट इज द राइट आंसर। मर सरिया के। अगला एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन में आपका स्वागत करते हैं। यदि एक तांबे के तार को किसी यदि एक तांबे के तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जाएगा? बता आंसर। ए कि बी? मैक्सवेल के बाएं हाथ का नियम कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम? मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम था दोस्त मेरे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन कर रहा है एक तांबे के तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है? क्या होगा आंसर? जल्दी बता। ए की बी, किसी की डी? जल्दी बता। डी फॉर डॉग हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्रेरित धारा की दिशा जो होता है अगर फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। इसका आंसर अगर दिया हुआ है मैक्सवेल के दाएं हाथ का पेंच नियम या कुछ भी, उसको काट देना, आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का कौन हाथ का नियम? दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए लागू होता है और उसी से धारा का पता चलता है। अगला, किसी रासायनिक समीकरण में संकेत AQ, AQ का मतलब होता है एक्वस। देख लो हम सब संकेत आपको बता देते हैं। L का मतलब होता है लिक्विड, L का मतलब होता है दोस्त मेरे लिक्विड, L का मतलब होता है लिक्विड। S का मतलब होता है सॉलिड, S का मतलब होता है सॉलिड। G का मतलब होता है गैस, G का मतलब क्या होता है? गैस। AQ का मतलब होता है एक्वास, AQUOUS, एक्वास का मतलब होता है जलीय। कॉन्क का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। DIL का मतलब होता है डाइल्यूट, DIL का मतलब होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट। एक बोले तो एक्वास, एक्वास बोले तो जलीय, एक्वास बोले तो क्या? जलीय। अगला, अब देखो इसी में जो क्वेश्चन पूछता है कि एक्वारेजिया जो बनता है, एक्वारेजिया जो बनता है वो होता है दोस्त मेरे कॉन्क। कॉन्क बोले तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 जब 3:1 में मिलता है तब एक्वारेजिया बनता है। दोनों सांद्र होता है, दोनों दोस्त मेरे सांद्र होता है। और एक चीज और ध्यान रखना है, H2 जो है वो गैसीय अवस्था में होती है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में होता है और तब यहां से बन जाता है दोस्त मेरे H2O और ये लिक्विड स्टेज में होता है, H2 गैस है, O2 गैस है और H2O क्या है? लिक्विड है। H2 गैस है, O2 गैस है और H2O क्या है दोस्त मेरे? लिक्विड है। H2 गैस है, O2 गैस है, H2O क्या है? लिक्विड है। H2 गैस है, O2 गैस है और H2O क्या है? लिक्विड है। सांद्र HCl, सांद्र HNO3 3:1 में होगा तो इसको एक्वारेजिया कहते हैं। इसी में गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, क्या हो जाता है दोस्त मेरे? घुल जाता है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर बता? पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों में पहुंचाया जाता है? बता आंसर। केवल बीज और विभाज्योतक में, केवल जड़ और बीज में, केवल जड़ और फल में, जड़ बीज फल विभाज्योतक। क्या होगा आंसर? डी फॉर डॉग। सब जगह पहुंचाया जाता है। फ्लोएम के माध्यम से ही हर जगह खनिज लवण का संचरण होता है, क्या बीज में भी, जड़ में भी, फल में भी और विभाज्योतक में भी, हर जगह फ्लोएम के माध्यम से ही खनिज लवण का संचरण होता है। और ये ध्यान रखना, श्वसन दिन में भी होता है, रात में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। अगला कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताओ कौन सा कथन गलत है?
विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बता दो। कहते हैं प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जनन कोशिका में प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगा। युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं जिन गुणसूत्रों पर स्थित होता है। क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? क्या होगा आंसर, बता। कहता कौन सा गलत है? प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण द्वारा प्रदर्शित होते हैं, सही है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्मक से एक एक गुणसूत्र ग्रहण करता है। युग्मक निर्माण के समय युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ये गलत है। अलग अलग होकर के एक साथ आते हैं। जब युग्मक का निर्माण होता है तो वो अलग अलग होता है, युग्मनज जब बन जाता है तब वो एक साथ आ जाता है। आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे C4 कैट। अगला एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस, सही। पहले 20 क्वेश्चन करवाते थे 40 मिनट में, 40 क्वेश्चन करवाते हैं 40 मिनट में। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज और वसा के वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम बताओ कौन है? जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? एक भी किसी, जल्दी बता। आंत्ररस इज द राइट आंसर। आंत्ररस की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, आंत्ररस याद रखना अम्लीय होता है। जठर रस भी अम्लीय होता है। जठर रस भी क्या होता है दोस्त मेरे? अम्लीय होता है। पित्तरस आज भी पीएससी में पूछा है। पित्तरस जो है ये जमा होता है। पित्तरस कहां पर? पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस कहां पर? पित्ताशय में। और उत्पन्न कहां होता है? उत्पन्न होता है यकृत में। और आज क्वेश्चन पूछा है कि बताओ ये कहां पर लेकर उपयोग करते हैं? तो लेकर उपयोग करते हैं छोटी आंत में। लेकर उपयोग करते हैं दोस्त मेरे छोटी आंत में। लेकर उपयोग करते हैं छोटी आंत में। लेकर उपयोग करते हैं कहां पर? छोटी आंत में लेकर उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका काम है वसा को का पाइसीकरण करना, वसा को तोड़ना। वसा का पाइसीकरण करना, वसा को क्या करना? तोड़ना। ये जमा होता है पित्ताशय में, उत्पन्न होता है यकृत में। लेकर उपयोग करते हैं छोटी आंत में। लेकर उपयोग कहां करते? छोटी छोटी आंत में ही ना। वसा को तोड़ देगा तो वसा का पाइसीकरण करेगा कौन? पित्तरस। पित्तरस 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 पित्तरस। अगला 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 क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा? व्हाट इज द आंसर? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस। तो जब ये अभिसारी लेंस दे दिया मतलब उत्तल लेंस हो गया। अभिसारी ये हो गया अभिसारी, अभिसारी लेंस हो गया उत्तल लेंस और इसका फोकस दूरी होता है पॉजिटिव। अपसारी लेंस हो गया अवतल लेंस, इसका फोकस दूरी होता है निगेटिव। अवतल लेंस जो होता है ये अपसारी हो गया, अपसारी हो गया, इसका फोकस दूरी होता है निगेटिव। फोकस दूरी होता है निगेटिव और लगा हुआ है तो फोकस दूरी निगेटिव। तो अब बताओ, कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी, अभिसारी मतलब ये हो गया पॉजिटिव। अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी, अपसारी मतलब ये हो गया दोस्तों ने निगेटिव, निगेटिव। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता तो आपको पता है एफ टोटल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/f टोटल बराबर फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अगर आप पढ़े होंगे पी टोटल का फॉर्मूला तो ऐसे ही पढ़े होंगे। यहां से आप निकाल दीजिए 1/f टोटल का मान 1/f1, 1/f1, f1 का मान कितना है? f1 का मान है 50, 50 प्लस 1/-20। यहां से आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 50 और 20 का एलसीएम कितना? तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3/10, 100 3/10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसको दोस्त मेरे एफ टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी बता। एफ टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? एफ टोटल निकालोगे, एफ टोटल पलटी मारोगे तो -100/3। यहाँ से पी टोटल निकालोगे तो पी बराबर हो जाएगा 100/f, चूंकि सेंटीमीटर में है तो यहाँ से 100/-100/3 करोगे तो पी बराबर हो जाएगा -3 डायोप्टर इज द राइट आंसर। -3 डायोप्टर इज द राइट आंसर। क्या है? जल्दी लिख। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आज चला एगो हमारे यहाँ स्टाफ है लगभग 4 साल से काम कर रहा है जब से कोचिंग खुला है। अब मामला ये उसकी सिस्टर की शादी है और यहाँ से वो 2 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो एक बार देह दिखाने भी नहीं जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, एक बार जाना पड़ेगा। अभी निकलेंगे, समझ लो 12-1 बजे तक पहुंचेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1/f टोटल इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f टोटल बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसको निकाल के यहाँ पुट कर दो आंसर। अगला एक 3 सेंटीमीटर
बोलो नहीं यार। हाँ, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 1/f दूरी पर रखा जाता है तो आवर्धन का मान ज्ञात करो। तो देखो फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है तो m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा v बटा u। तो v बटा u तो v चाहिए u चाहिए। 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। f फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, f फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है यानी फोकस दूरी जो है वो f है और उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा। तो कहते हैं कि सामने इतना दूरी पर रखा गया तो u का मान हो जाएगा 1.5f। तो कहते हैं आवर्धन का मान ज्ञात करें तो v का मान निकालो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। लेंस है तो प्लस 1/u हो जाएगा, चूंकि इधर माइनस होगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f, f का मान कितना है प्लस f, प्लस 1/u, u का मान कितना है माइनस 1.5f। यहां से आप f के टर्म में इसको निकाल दीजिए। f के टर्म में यहाँ u का मान दिले है, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पुट एंड गेट द रिजल्ट कितना आ रहा है बी नंबर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहां से जब f निकालोगे भी निकालोगे ना तो ये हमको लगता है 1.5 दूनी 3 यानी 3f आ जाएगा, 3f आ जाएगा। और यहां से जब रखोगे ये 3f ये हो जाएगा माइनस 1.5f, यहां से 1.5 दूनी 3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। जल्दी लिख। हो गया, सॉल्व कर लो। यहां से इसको f के टर्म में निकालोगे तो इतना या माइनस 3f या 3f आएगा, देख लो निकाल के, तब ना 1.5 दूनी 3 हो जाएगा आंसर। अगला कुछ नहीं करना, इसको fa के टर्म में निकाल के वहां भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्त पूछेगा, एक आंसर बता क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। कहते हैं 12 वोल्ट का एक बैटरी है, वोल्टेज है 12 वोल्ट की एक बैटरी, 250 ओम रेजिस्टेंस दे दिया, 250 ओम का प्रतिरोध संयोजित है। इसके द्वारा 5 सेकंड में, टाइम का मान कितना दिया हुआ है 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर v स्क्वायर बाय r इंटू टी, आपको पढ़े होंगे। H बराबर v स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर इंटू बटा r का मान हो गया 250 इंटू टी का मान हो गया 5। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। संभल जरा, हाँ हेलो कितना आ रहा है आंसर, अरे कितना आ रहा है रे दोस्त। ये कौन सा सेट है मैं भी लेना चाहता हूं, आज बिग बूस्टर ऐप पे ये मिल जाएगा दोस्त। आंसर बता, आंसर कितना आ रहा है बी आ रहा है, 2.88 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है लाल रंग का प्रकाश कोहरे में, लाल रंग के प्रकाश कोहरे या धुएं से प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य होता है। रंग घटकों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होता है, क्या होगा आंसर बता, व्हाट इज आंसर। देखो कहते हैं लाल रंग के प्रकाश कोहरे या धुएं से कम, सबसे कम प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित मतलब क्षय होते हैं, सबसे कम प्रकीर्णित होते हैं। सबसे कम वाला ऑप्शन दूगो है, सबसे कम प्रकीर्णित होते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिकतम, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिकतम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज एरर है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अन्य की तुलना में अधिकतम होता है। और रेले का तो ही तो सिद्धांत है कि प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन दोस्त मेरे तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर बता दो। कहता लाल रंग के प्रकाश कोहरे और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होते हैं, एकदम सही बात है, सबसे कम प्रकीर्णित होते हैं और सबसे कम प्रकीर्णित होगा तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। आंसर 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 आंसर। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित ईएमएफ समानुपाती होता है d∅dt के फ्लक्स में परिवर्तन की दर का। और जब यहाँ समानुपाती का चिन्ह माइनस होता है, माइनस साइन विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। यहाँ हो जाएगा E समानुपाती माइनस d∅dt, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो n आएगा माइनस n d∅dt। अब आंसर n फेरों की संख्या है, d∅dt फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। आंसर बताओ। आंसर बताओ क्या होगा। चुंबकीय अभिवाह में, अभिवाह का मतलब होता है फ्लक्स, चुंबकीय अभिवाह मतलब हो गया फ्लक्स, और ये दिया था फेराडे ने, और ये विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं लेंज लॉ। इसी को हम लोग कौन कहते हैं, कौन लॉ दोस्त मेरे, लेंज लॉ कहते हैं।
अगला, बेंजीन में मौजूद द्विबंधन की संख्या 3 गो और सिंगल बंधन की संख्या 12 गो। 3 गुण होता है रे दोस्त, द्विबंधन की संख्या जो इसमें होती है 1 2 और 3, 3 गो द्विबंधन होता है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12, पाई बॉन्ड की संख्या 3। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12, पाई बॉन्ड की संख्या 3। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? बता आंसर। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। कौन तापमान के अनुसार अपने लिंग का परिवर्तन करता है? घोंघा, 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 घोंघा। अगला 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 का आंसर बता। यदि दर्पण के परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा हो तो वस्तु की स्थिति दर्पण में का प्रकार बताइए। आभासी और अत्यधिक छोटा, बता आंसर। अगर अत्यधिक छोटा है मतलब वस्तु अनंत पर होगा। कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा और वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? अनंत पर रहेगा और उत्तल दर्पण होगा, तभी आभासी सीधा और अनंत वस्तु से छोटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा बहुत छोटा, क्योंकि फोकस छोटा है। फोकस पर रहेगा तो वस्तु अनंत पर बनेगा बहुत बड़ा, और सेंटर पर रहेगा सेंटर पे बनेगा। लेकिन ये उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनेगा, चाहे वस्तु कहीं रहे, चाहे वस्तु कहीं रहे। अगला, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र समकोण पर होने पर प्रेरित धारा का मान महत्तम होगा। जो पढ़ा है, धारा या बल महत्तम कब होगा? धारा या बल महत्तम कब होगा? धारा या बल महत्तम होगा कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और न्यूनतम होगा 0 डिग्री पर। न्यूनतम होगा 0 डिग्री पर। धारा या बल महत्तम होगा 90 डिग्री पर और न्यूनतम होगा 0 डिग्री पर। जल्दी बता। फिर कट ऑफ पूछता है हमसे दोस्त। कोई भी कट ऑफ का मेरा अगर वीडियो अगर रहे कि झा सर ने दिया कट ऑफ, समझ लो फेक होगा, उसके अंदर मेरा कट ऑफ नहीं होगा। ये बात हम सब कह देते हैं। जबरदस्ती लगा देगा कट ऑफ, झा सर ने दिया कट ऑफ, तो कट ऑफ कुछ भी कट ऑफ से रिलेटेड मेरा कोई वीडियो कभी नहीं आएगा। आ जाओ आंसर। आंसर बताओ। धारा और बल महत्तम होता है 90 डिग्री पर, न्यूनतम होता है 0 डिग्री पर। आंसर बता। अधिकतम इज द राइट आंसर। अगला, कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है, बता जल्दी से। और संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। दोहरा या तिहरा बंध होता है। और संतृप्त यौगिक होगा जगह में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन भी संतृप्त यौगिक है, एल्काइन भी संतृप्त यौगिक है। और संतृप्त होगा डबल। खूब पूछा है तुरा। अगला अगला अगला, तांबे के निम्न प्रतिरोधकता का कारण इसका उपयोग कहां करते हैं? जल्दी बता। ए की बी किसी संचरण लाइन में। विद्युत बल्ब में हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन का और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसमें यूज करते हैं हम लोग टंगस्टन का। और टोस्टर और हीटर में यूज करते हैं नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। और इन दोनों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोध एंड गलनांक जो होता है, प्रतिरोध एंड गलनांक जो होता है ये उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? उच्च होता है। हिंदी में समझने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं दोस्त, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम पढ़ाते दोस्त हिंदी में ही हैं, क्या करिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी प्यारे छात्र हैं वो अधिकतर बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, और ये लोग हिंदी ही समझते हैं। आप लोग तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं इस बात को। अगला, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को का जोड़ा पाया जाता है? बता जल्दी। ए की बी। केसीन प्रोटीन तो होवे करता है, साथ में लैक्टोज होता है, सुक्रोज नहीं होता है। केसीन और लैक्टोज होता है। मूत्र में एल्बुमिन पाया जाता है। मूत्र में क्या पाया जाता है दोस्तों? एल्बुमिन पाया जाता है। कुछ जंतु जैसे घोंघा में जंतु अपना लिंग बदल सकता है। जैसे कुछ जंतु जैसे घोंघा में जंतु अपना लिंग बदल सकता है। बता क्या होगा? अभी तुरंत हम बोलते बोलते बोल दिए थे। बताओ आंसर। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर। लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। कहता जंतु अपना लिंग बदल सकता है क्योंकि ये लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। इसके लिंग का जो निर्धारण होता है वो तापमान के अनुसार होता है। बड़ा बढ़िया है। तापमान के अनुसार ही मेल और फीमेल हो जाता है। तापमान के अनुसार दोस्त मेरे ये मेल और फीमेल हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाता है। तो ये कहता है ये अनुवांशिक रूप से, जैसे हम लोगों का अनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण होता है। कहता है हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते क्रम में सबसे कम एल्केन, उससे ज्यादा एल्कीन, उससे ज्यादा एल्काइन, क्योंकि सब में दो दो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो एल्केन का फॉर्मूला बता। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो दोस्त मेरे बढ़िया से देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, मेथेन। बढ़िया से देखोगे तो मीथ बोले तो कार्बन 1 गो, ईथ बोले तो कार्बन 2 गो, प्रोप बोले तो कार्बन 3 गो, ब्यूट बोले तो कार्बन 4 गो। तो मतलब यही तो सही है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अनुभार के बढ़ते क्रम में अगर होगा तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आंसर मीथेन, इथेन, प्रोपेन और क्या? ब्यूटेन इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होता है? बता जल्दी। कहां रखेंगे तो पानी का वाष्पीकरण सतहीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
जल्दी बता। कहते हैं सूरज की रोशनी में रखा पानी का ट्रे, बर्नर पर रखी पानी की केतली, एक कमरे में रखी, यही हो जाएगा आंसर। कमरे में रखा पानी ना होगा, सूरज की रोशनी नहीं मिल रहा, जो वाष्पीकृत होगा। छत पर रखी पानी की बाल्टी, तो छत पर, इसमें भी सूर्य की रोशनी मिल रही है, इसमें तो भयानक वाष्पीकरण होगा, सूरज की रोशनी ये भी हो जाएगा। वाष्पीकरण परिवेश के तापमान पर भी निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण परिवेश के तापमान पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। सबसे धीमी विधि वाष्पीकरण है। और आज बीपीएससी में पूछा था कि भैया कौन बिना माध्यम के आता है, दैट इज विकिरण। विकिरण में माध्यम की जरूरत नहीं होती है। कहता अलवण जलीय पौधे, अलवण जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच रेंज क्या है, जल्दी बता। सबसे बढ़िया है दोस्त मेरे 6.5 to 7.5। जितना भी पौधा और जंतु है, इस सब के लिए पीएच रेंज यही सही है। ये सब पीएच रेंज जो है सबके लिए यही सही है, 6.5 to 7.5। कहता है डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकता को बदलने के लिए किया जाता है, बता आंसर। देखो, प्रतिरोध को बदलने के लिए हम लोग रियोस्टाट का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रियोस्टाट का प्रयोग करते हैं। रियोस्टाट कुछ ऐसा होता है, इसका सिंबल जो होता है दोस्त मेरे कुछ ऐसा होता है। रियोस्टाट का सिंबल ऐसा होता है, ये रियोस्टाट का सिंबल है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति बताता है। धारा की उपस्थिति, आमीटर धारा नापता है। आमीटर की अगर हम बात करें, धारा नापता है, आमीटर धारा नापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। वोल्ट मीटर दोस्त मेरे विभवांतर नापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। अब पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है, विभव नापता है, विभव नापता है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है, पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। जल्दी लिख, पोटेंशियोमीटर क्या नापता है दोस्त मेरे? विभव नापता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। आमीटर धारा को नापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को नापता है। रियोस्टाट परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में बताता है। जल्दी बता आंसर, 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 आंसर। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है। एक और आंसर बता दे दोस्त मेरे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा इस प्रक्रिया में विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? देख लो कौन दर्शाता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। बता क्या होगा? देखो, सबसे पहला होगा आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। उसके बाद दूसरा नंबर में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। और फिर जल के अणुओं और हाइड्रोजन में विभाजन होगा, और तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। आंसर हमको लगता है ये हो जाएगा। पहले क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश लेगा, सूर्य का प्रकाश लेने के बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, और तब जो है जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलेंगे, और तब लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 H2O से अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा, ये किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, और ये दे देगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O प्लस O2 प्लस H2O प्लस O2 प्लस H2O देगा, प्लस O2 प्लस H2O दे देगा। दोस्त मेरे, कल और परसों 2 दिन महामैराथन लग रहा है। कितने बजे? 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका चलेगा रीजनिंग 100 क्वेश्चन, और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैथ चलेगा 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कल, 100 क्वेश्चन परसों। 2 दिन चलेगा, 100 क्वेश्चन कल और 100 क्वेश्चन परसों। आप भगवान के दूसरे रूप है। वाह क्या बात है। इतना तारीफ नहीं करो दोस्त, इंसान ही रहने दो। हमारा जो बन पड़ता है हम करने की कोशिश करते हैं दोस्त। थोड़ा पैसा जरूर हम लेंगे, 1000 2000 जो भी तुम ऑनलाइन में फी देते हो, लेकिन ईमानदारी से तो हर काम खड़ा होकर कर देंगे। यही समझ लो कि नौकर ही रखे हैं 1000 टका में, एकदम ईमानदारी से तो हर काम कर देंगे। इसमें कहीं को, और ये नहीं दोस्त, जैसे अब 100 टका हम थोड़ा से कम लेंगे या 500 टका थोड़ा से कम लेंगे और व्यवस्थाएं नहीं दे पाएंगे, 1 नंबर से तो रह जाएगा, तो फिर तो अगला 5 साल तक तू झूलते रह जाएगा। इसलिए पूर्ण व्यवस्था देंगे और 1 नंबर से जहां गड़बड़ी होने वाला होगा ओकरा ठीक कर देंगे। क्योंकि तुम 70 नंबर ले आओ, कोई काम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। 71 लाओगे तब तो हर काम होगा। इसलिए 1 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 से 1 में कल याद रखना, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको जरूर याद रहेगा। 10 से 1 में रीजनिंग कल और परसों,
1 से 4 में हो जाएगा आपका मैथ। कल और परसों 100 क्वेश्चन का महामैराथन सुपर फास्ट है, यूट्यूब कम्युनिटी में तुमको दे दिया गया है क्वेश्चन पीडीएफ, उसका प्रिंट निकलवा लेना और हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आप सुबह आकर प्रिंट ले जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है यूट्यूब के ऊपर, और हमारी पूरी टीम के द्वारा जो बच्चे एलपी का एग्जाम दे के आए हैं वो सारे बच्चों ने मिलकर एक क्वेश्चन का सीरीज सेट किया है टीचर के साथ मिलकर, और वही आपको पढ़ाया जाएगा। अब बताओ आंसर। अत्यधिक गर्म करना और खाना पकाने के तेल का बार बार उपयोग करना सबसे अवांछनीय क्यों है? बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? एकदम अवांछनीय है क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए रोड पर कार्सिनोजेनिक पदार्थ से ही फिर कैंसर होता है। रोड पर जो एक ही तेल को दादाजी यूज कर रहे थे उसी में बढ़ा बढ़ा के फिर पोता यूज कर रहा है, तो उससे कैंसर के होने की संभावना होती है, उससे कैंसर होने की संभावना होती है। किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? उसका रासायनिक गुण निर्धारित करता है। जो प्रकार्यात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH लग जाएगा तो अल्कोहल हो जाएगा, CHO लग जाएगा अल्डिहाइड हो जाएगा, COOH हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा। इसका मतलब इसका रासायनिक गुण को निर्धारित कौन करता है? फंक्शनल ग्रुप करता है, फंक्शनल ग्रुप करता है। अगला, जब सोडियम सल्फाइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, सोडियम सल्फाइड Na2S को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है, बताओ कौन? व्हाट इज द आंसर? H2S। H2S बनता है यहां से H2S बनेगा और NaCl का निर्माण हो जाएगा, H2S प्लस NaCl का निर्माण हो जाता है, और यही H2S जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गंध युक्त होता है। ये दोस्त मेरे गंध युक्त होता है, ये गंध युक्त होता है, गंध युक्त होता है। आंसर हो जाएगा H2S। मूत्र की गंध किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। मछली की गंध किसके कारण होती है दोस्त मेरे? अमोनिया के कारण होती है। अगला, जल्दी से रिएक्शन लिख लो। अगला क्वेश्चन, मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से ज्ञात की जाती है, देख लो जल्दी बता। में मोटर जब ये कह दिया, व्हाट इज द आंसर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मोटर जब ये कह दिया बाएं हाथ का नियम, जनरेटर जब ये कह दिया दाएं हाथ का नियम। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना, विचार तक करिए रहे हैं दोस्त मेरे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग कहां करते हैं? जल्दी बता। पहला, सुघट्य फोम के निर्माण में करते हैं, एकदम सही है। ट्यूबलेस टायर के निर्माण में करते हैं, यह गलत है। और दोस्त मेरे, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई में करते हैं, एकदम करते हैं। एरोसॉल कैन दाबकारी एजेंट के रूप में करते हैं, यह भी सही है। 1, 3 और 4 सही है। कहता है कुछ 1, 3 और 4 ट्यूबलेस टायर में जो है ब्यूना एन या ब्यूना एस रबर का प्रयोग करते हैं, यह गलत है। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। देख लो, ये एक क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट के बारे में पूछा है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहां करते हैं? जल के शुद्धिकरण में। आज भी पीएससी में पूछा है वही क्वेश्चन कि भैया जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा? कौन गैस दे देगा दोस्त मेरे? CO2 गैस दे देगा। आज बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी 13/12/2024 का क्वेश्चन है, 13/12/2024 का क्वेश्चन है। अगला, जिप्सम को प्लास्टर, ये तो तोहर क्वेश्चन है दोस्तों। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा हो जाएगा POP, ये O दोनों P को आधा आधा बांट देता है, तो भैया CaSO4 into half H2O और CaSO4 into 2 H2O। IC को जब जिप्सम को दोस्त मेरे प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलना है, ये 100 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 100 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो बन जाएगा जिप्सम को कितना पर? ALP 2024 का क्वेश्चन है, ALP 2024 का क्वेश्चन है। जिप्सम को 100 डिग्री सी पर गर्म करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन है दोस्त मेरे। बता आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है पेयजल की आपूर्ति को कीटाणुनाशित करने में? एकदम 100% सही। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जब ये ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्लोरोफॉर्म, ऊन के को संकुचनशील बनाने में, तीनों सही है। ऊन को संकुचनशील बनाने में हम लोग इसीलिए EG वगैरह जो यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर का अंश रहता है, जिसके कारण ऊन मेरा साफ करने के बाद भी संकुचित नहीं होता है। अगला, जब एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाएगा, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी बता। जब एसिटिक एसिड CH3COOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा CH3COONA प्लस H2O। बता जल्दी से क्या हो जाएगा? सोडियम एसिटेट कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप बना जरूर दिए होंगे। सोडियम एसिटेट कहते हैं। आंसर बता। What is the answer? सोडियम एसिटेट इज द राइट आंसर। CH3COOH NaOH से विक्रिया करेगा CH3CONA H2O प्लस ये बन जाएगा सोडियम एसिटेट। ये क्या बन जाएगा दोस्त मेरे? सोडियम एसिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम एसिटेट बन जाता है। अगला कल फिर मैं बता दूं, कल और परसों शनिवार और रविवार ये क्लास अपने नियमित समय पर रहेगा, और 7:30 बजे जो क्लास चलता है, 4 से 8:30 जो चलता है वो भी अपने नियमित समय पर है। 4 बजे 4 से 5 करंट अफेयर्स, 5 से 6 रीजनिंग, 5 से 6:30 रीजनिंग, 6:30 से 7:30 मैथ, 7:30 से 8:30 मेरा चलता है। तो कल भी हम 7:30 बजे अपने नियमित समय पर लाइव हैं, और
कल ये क्लास भी 9:30 बजे अपने नियमित समय पर लाइव है, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है इसलिए कल भी चलेगा। और कल 2 स्पेशल क्लास लगने वाला है। 10 से 1 में रीजनिंग याद करके कर लेना, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे एकदम सुपर फास्ट सर। 100 क्वेश्चन कल और 100 क्वेश्चन परसों करवाएंगे, अगर समय मिले तो जरूर कर लीजिएगा। 200 क्वेश्चन में लगभग सिलेबस ही पार से ऊपर हो जाएगा। अगर समय मिले दोस्त मेरे, पहले रीजनिंग होगा 10 से 1 में, फिर से बता दूं दोस्त एकदम उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है कि आपका काम हो जाए। 10 से 1 में दोस्त मेरे रीजनिंग रहेगा और 1 से 4 में दोस्त मेरे मैथ रहेगा। 1 से 4 में मैथ रहेगा। अगला 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 बता आंसर। भट्टियों में अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का। बोलोमीटर का विकिरण नापने के लिए, बियोलोमीटर का विकिरण नापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अमीटर धारा नापने के लिए। अब फ्लक्स मीटर का उपयोग फ्लक्स नापने के लिए, फ्लक्स मीटर का उपयोग फ्लक्स नापने के लिए करते हैं। बोलोमीटर का उपयोग विकिरण नापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप नापने के लिए। उच्च ताप में भी कितना से अधिक? 800 डिग्री सी से अधिक ताप नापता है। आज जो पढ़ाए हम 7:30 बजे वाला क्लास में 800 डिग्री सी से अधिक ताप नापता है। हाँ, कल टेक्नीशियन का सेट अपने नियमित समय पर चलेगा। कल टेक्नीशियन का सेट होगा। खाली परसों दोस्त मेरे साफ सफाई करना होगा ना, सब सिस्टम जल जाएगा, इतना धूलकन हो जाएगा एक दिन, नहीं तो हम संडे भी बंद नहीं करते। अगला 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 किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, क्या हो जाएगा आंसर? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, एकदम सही है। परिनालिका का एक सिरा छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है, दोनों सही है। बोथ आर द राइट आंसर, बोथ आर द राइट आंसर। सिविल कोड का एडमिट कार्ड आ गया, हाँ मेरे नॉलेज में भी है दोस्त मेरे। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन।